हेलो स्टूडेंट। हमारा पिछले लेक्चर में इम्पल्स मोमेंटम जो प्रिंसिपल था उसको हमने कंप्लीट किया था कि वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्या बताता है। क्लियर है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं तो वो किसके बराबर था कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो उसके बराबर होता था। क्लियर है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर एक पाइप है, अगर वो बेंड रहता है तो उसमें तो वो कितना फोर्स मतलब कि फील करता है या एग्जर्ट करता है, तो वो वाला एक इक्वेशन भी हमने देखा था। तो जो बेंड वाला जो है उसके बेंड वाला जो हमने इक्वेशन देखा था उसी के ऊपर में आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग रीड करते हैं और देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बेंड इन अ पाइपलाइन कन्वे वाटर ग्रेजुअली रिड्यूस फ्रॉम 0.6 मीटर टू 0.3 मीटर डायमीटर। इसका कहने का मतलब ये है कि एक पाइप के थ्रू हम वाटर को फ्लो कर रहे हैं जिसमें हमारा क्या हो रहा है, डायमीटर ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। मतलब कुछ टेपर जैसा चीज़ें हैं, मतलब कि इनिशियली में इसका डायमीटर 0.6 था और उससे रिड्यूस होकर 0.3 है। और साथ में पाइप में बेंड है। बेंड कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए वाटर फ्लो हो रहा है तो ये सीधा है, यहाँ पे ऐसा कुछ बेंड होगा या फिर ऐसे कुछ बेंड होगा या फिर इधर के डायरेक्शन में कुछ बेंड होगा। मतलब पाइप जो होता है ना, आपने एल शेप में कोई पाइप देखा होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश, ये ऐसा ही देख लीजिए। अगर ये एक दो पाइप है, ये सीधे लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि ये पाइप रहता है, यहाँ पे एक एल्बो लगा के उस जिस डायरेक्शन में उसको हम लोग को मोड़ना रहता है, जिस डायरेक्शन में मूव ऑन करना रहता है, तो वैसे हम लोग मूव कर लेते हैं। और यहाँ पे एक एल तरह का बेंड लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही पानी यहाँ पे आया तो अब अगर मान लीजिए कि इस शेप में ऐसा बना हुआ है, ऐसे बेंड है। क्लियर है, या ऐसे कुछ बेंड है, इधर से पानी है, इस बेंड पे को बहुत प्रेशर फोर्स लगेगा कि नहीं, तो उसी को हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है कि कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर है। अगर ये सीधा पाइप है तो ऑब्वियसली इसमें फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा होगा, प्रेशर के कारण सम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना कि ये बेंड वाले केस में लगेगा, और वो भी ये कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। क्लियर है। तो वैसा ही कुछ ये मान लेते हैं कि ये एक पाइप है जिसमें ये एक बेंड है, इसमें इनिशियली में डायमीटर ज़्यादा है और बाद में रिड्यूस जो आउटर सेक्शन है वहाँ पे जो डायमीटर है वो हमारा 0.3 मतलब रिड्यूस हो जा रहा है डायमीटर। एंड रिफ्लेक्ट द फ्लो थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अगर पाइप पानी मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ से 60 डिग्री में, इस डायरेक्शन में एक्स से 60 डिग्री में वो बेंड भी हो जा रहा है। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा कि इनिशियली में मान लेते हैं कि ये एक पाइप है जिसका डायमीटर जो है वो 60 है, एक बेंड लगा हुआ है। बेंड लगने के साथ में इसका जो डायमीटर है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होके 0.3 हो जा रहा है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है। जो एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहा है वो 60 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। और ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये जो हमारा है वाई डायरेक्शन है। क्लियर है। और इनिशियली में यहाँ का ये जो डायमीटर है वो 0.6 मीटर है और यहाँ का जो डायमीटर है ग्रेजुअली रिड्यूस होके 0.3 मीटर है। क्लियर है। यहाँ तक का हमारा जो गिवन डेटा है वो हमने देखा कि अ बेंड इन पाइप, तो यहाँ पे एक बेंड है कन्वेइंग वाटर थ्रू ग्रेजुअली रिड्यूस फ्रॉम 0.6 टू 0.3 मीटर डायमीटर एंड डिफ्लेक्ट द फ्लो थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और अगर ये फ्लो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो 60 डिग्री की तरह डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ से जिस डायरेक्शन में वो फ्लो आ रहा है उससे वो 60 डिग्री पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ तक का हमारा क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, एट द लार्जर गेज प्रेशर इज, लार्जर गेज मतलब कि जहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ का हमारा प्रेशर दे दिया है कि अगर मैं इस सेक्शन को, अगर यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन को अगर मैं 1 देता हूँ और यहाँ पे अगर सेक्शन है इसको 2 देता हूँ तो P1 जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 171.625 किलो पास्कल। तो प्रेशर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बेंड व्हेन द वाटर फ्लो 876 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, डिस्चार्ज
क्यू की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 876 लीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और हमें क्या निकालना है कि अगर ये एक बेंड है तो अगर मान लेते हैं कि जैसे पाइप वाले केस में हमने माना था कि मान लेते हैं कि वाई डायरेक्शन में इधर फोर्स लग रहा है और आर डायरेक्शन में आर एक्स फोर्स इधर लग रहा है, आर वाई फोर्स इधर लग रहा है, और इसका एक रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का हो जाएगा जो कि आर, जिसको कि हमने, और ये थीटा एंगल पे लगेगा। ऐसा भी डिनोट करे हैं, या चाहे तो हम इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हमारा जो आर एक्स इधर लग रहा है और वाई डायरेक्शन में हमारा आर वाई इधर लग रहा है। तो ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए। अगर आप ये एजम्पशंस लेके बनाएंगे तो देखिए जितना भी फोर्स होगा, और हमने ये भी क्या अपना जब डेरिवेशन किए थे तो उसमें एग्जाम्पशंस लिया है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो पॉजिटिव। तो अब जब आप इक्वेशन में ये वाला ये डायग्राम मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अगर आप यहाँ पे लेंगे तो आर एक्स को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, आर वाई को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर लेंगे तो आपको दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बस अब डिफरेंस क्या रहेगा, मान लेते हैं कि जब हम लोग सॉल्व किए ये वाले से और आर एक्स की वैल्यू निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया इसका मतलब ये है कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होने वाला है, यानी कि ये डायरेक्शन होने वाला है। बट अगर हम इसको सॉल्व करें और ये वाला एजम्पशंस लिए और ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब तो सही डायरेक्शन है, अगर निगेटिव आ जा रहा है मान लीजिए आर एक्स, तो इसका मतलब कि हमारे एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये पर्टिकुलर फोर्स लगेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आप अजम्पशंस ले सकते हैं, ये अजम्पशंस ले सकते हैं या फिर ये अजम्पशंस ले सकते हैं, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपको जो जैसे कि हमारा जो एजम्पशंस है कि हम एक्स के राइट साइड में मूव करेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर ये इधर मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। बाकी कोई प्रोसीजर में चेंज नहीं आएगा। अगर आप ये लेके चले, अगर नेगेटिव आ गया मतलब कि जो आपने एज्यूम किया उसके अपोजिट में फोर्स लगने वाला है, और अगर पॉजिटिव आ गया मतलब आपका एजम्पशन सही है। आप ये लेते हैं पॉजिटिव आ जा रहा है मतलब आपका एजम्पशन सही है, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उसी डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें भी नेगेटिव आ जा रहा है तो इसका मतलब हमारा जो ये आर एक्स का है वो डायरेक्शन इधर होने वाला है। तो बस इतना ही डिफरेंस हमको मिलेगा। क्लियर है। तो कोई भी एक, तो जो हमने पाइप को लेके चल रहे हैं तो हम इसी को लेके चलते हैं कि हमारा कन्फ्यूजन ना हो। और आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका जस्ट ये वाला साइन लेके मानिए कि क्या सेम आ रहा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आर एक्स पॉजिटिव आएगा, जब ये वाला लेके चलेंगे तो वो अपोजिट बताएगा। क्यों? इसका मतलब शो करेगा कि हमारा डायरेक्शन इधर है। अगर इसको लेके अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लीजिए निगेटिव आ जाएगा मतलब हमारा डायरेक्शन इधर वाला सही, जब लेंगे तो पॉजिटिव आर एक्स का आना चाहिए। तो आपका होमवर्क रहेगा कि आप ये वाला साइन को लेकर जो दूसरा वाला था वो सॉल्व करिएगा, क्या सेम आ रहा है कि नहीं। बस डिफरेंस क्या आएगा, आर एक्स का अपोजिट साइन आएगा दोनों केस में, क्योंकि उनको हमने अपोजिट डायरेक्शन में जूम किया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे, हमारे पास आज सफिशिएंट स्पेस है तो हम लोग गिवन डेटा भी लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन डेटा के लिए मैं थोड़ा सा जगह लूँगा यहाँ पे, इतना में गिवन डेटा लिख लेते हैं। डायग्राम तो हमारा बन ही गया है। गिवन डेटा में अगर हम डायग्राम बना दिए तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ें क्लियर भी हो गया है। हमारा क्या दे दिया हुआ है, इनिशियली डायमीटर, लार्जर डायमीटर, इसको रहने दीजिए, सफिशिएंट स्पेस है। D1 जिसको डिनोट कर रहा हूँ वो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.6 मीटर दिया हुआ है। स्मॉलर डायमीटर जिसको कि मैं D2 से डिनोट कर रहा हूँ, ये कितना दिया हुआ है हमारा, 0.3 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हमें दिया हुआ है, जिसको कि मैं P1 से डिनोट कर रहा हूँ, वो दिया है 171.625 किलो पास्कल। क्लियर है। और क्या दिया है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज जिसको कि Q से डिनोट करते हैं, जो किसके बराबर होता है, एरिया A1V1 इक्वल टू A2V2। कितना दिया हुआ है, 876, तो मतलब 876 × 10⁻³
मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमने पढ़ा है इसके पिछले क्लास में कि 1 लीटर में, यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर पर सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने डिस्चार्ज भी हमने देख लिया, इनिशियल डायमीटर भी देख लिए। अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट जो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन जहाँ से हमारा आरएक्स और आरवाई निकालने वाले हैं, तो उसको भी हमने यहाँ पे दिखा दिए कि ये आरएक्स फोर्स लग रहा है, ये आरवाई फोर्स लग रहा है। तो अब हम लोग कैलकुलेट मतलब इसका इक्वेशन जो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे, अगर जैसे हमने पाइप के केस में डायग्राम बनाया था, तो कुछ इस तरीके से प्रेशर का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे P1 है, तो P1 × A1 हमारा फोर्स लगेगा। यहाँ पे पाइप से जैसे ही एग्जिट होगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा एक प्रेशर फोर्स लगेगा, P2 A2 फोर्स लगेगा। क्लियर है? और देखिए यहाँ पे और कोई फोर्स तो रहेगा ही नहीं। क्लियर है? तो अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं, P1 A1 प्रेशर के कारण ये फोर्स आएगा, प्लस, और वो इसके इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये एज्यूम डायरेक्शन के डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब हम लोग P2 A2 को लिखते हैं। तो देखिए रियल में ये फोर्स कैसे लग रहा है, P2 A2 कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है, जिसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, और ये 60 डिग्री यहाँ से बना रहा है। क्लियर है? तो ये वाला भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो मतलब ये हो गया हमारा क्या? P2 A2। तो ये x वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? P2 A2 cos 60, और ये कितना हो जाएगा हमारा? P2 A2 sin 60, ये हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, तो हमारा एग्ज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मतलब क्या हो जाएगा? माइनस P2 A2 cos 60 डिग्री। क्लियर है? तो हम प्रेशर वाला लिख लिए। अब आरएक्स वाला, तो आरएक्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो माइनस आरएक्स। ये टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन का हमने लिख लिया। यहाँ पे लिख लीजिए मोमेंट इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, पहला यहाँ पे लिख लीजिए फॉर एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, एक्स डायरेक्शन मैं यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा। एक्स डायरेक्शन के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा कि कितना एक्स डायरेक्शन में जब ये फ्लो हो रहा था तो मोमेंटम में चेंज आ जाए। तो मोमेंटम में चेंज मतलब क्या? रो क्यू इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब कि यहाँ से ये जो किस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से देखिए ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब अगर हम इसका एक्स डायरेक्शन का लें, तो अगर ये V2 से अगर बाहर निकल रहा है तो V2, और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 60, तो यहाँ भी 60, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा? V2 cos 60 माइनस V1, क्योंकि देखिए ये भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका x कंपोनेंट इधर आएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो माइनस V1, ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारा इक्वेशन हो गया x डायरेक्शन के लिए। वैसे ही अगर मैं y डायरेक्शन के लिए लिखने की कोशिश करूं इस इक्वेशन को, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो देखिए ये y डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट का तो कोई फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल x डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा नहीं, केवल ये वाला आएगा। और इसका कौन सा? ये वाला कंपोनेंट, और वो भी क्या? नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। P2 A2 cos 60 डिग्री। क्लियर है? और दूसरा चीज क्या आएगा? ये वाला कंपोनेंट आएगा फोर्स बेंड के ऊपर, जो हमने एज्यूम किया है RY, प्लस अब यहाँ पे कहीं पे वेट को मेंशन नहीं किया है कि फ्लूइड का खुद का कितना वेट दिया है, तो अगर नहीं दिया है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक प्रेशर वाला हो गया, एक ये वाला, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो रो क्यू इंटू y डायरेक्शन में हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना वाला होगा? तो अगर ये V2 है तो इधर हो जाएगा हमारा क्या? V2
साइन 60 डिग्री, और एक्स डायरेक्शन में केवल फ्लो हो रहा है, मतलब कि इनिशियल पॉइंट 1 1 पे वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है तो -0। तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन हो गया इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, और ये वाई डायरेक्शन के लिए हमारा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या पता है, और जो नहीं पता रहेगा उसको या तो हम पहले से मतलब निकाल के रखेंगे, या इसको हम देख के यहाँ पे निकालने की भी कोशिश करेंगे, तो भी हमारा क्या है, हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हमें दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट तो हमें पता है। P2 A2 डायमीटर दिया हुआ है, तो हम तो A2 निकाल लेंगे, लेकिन P2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, मतलब हमें P2 निकालना पड़ेगा। और क्या, RX की वैल्यू को तो हमें निकालना है। रो क्यू डेंसिटी, क्योंकि वाटर फ्लो रहा है तो डेंसिटी भी पता है, और डिस्चार्ज भी दिया हुआ है वो भी हमें पता है। वेलोसिटी हमें नहीं पता है। क्लियर है? तो ये दोनों वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मतलब सबसे पहला हमारा इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुटअप करने के लिए हमें P2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दोनों वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। क्लियर है? तो अब देखिए हम लोग कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्योंकि देखिए डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो डिस्चार्ज इक्वल टू हमारा क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि Q इक्वल टू डिस्चार्ज जो कि होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा Q इक्वल टू इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल एरिया इंटू फाइनल वेलोसिटी। मतलब 876 इंटू 10⁻³ इक्वल टू इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 0.6 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v1। तो यहाँ से मैं v1 की वैल्यू निकाल लूँगा, और देन अगेन 876 इंटू 10⁻³ इक्वल टू A2 π/4 इंटू 0.06 का स्क्वायर इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी 2 निकाल लूँगा। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। वेलोसिटी की वैल्यू 876 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5/4 इंटू 0.6 का स्क्वायर 3.1 आ रहा है v1 की वेलोसिटी, 3.1 मीटर पर सेकेंड, और 6 की जगह बस 3 रख देंगे यहाँ पे। तो ये आ रहा है हमारा 12.39 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब वेलोसिटी निकाल लिया तो अब हमें प्रेशर निकालने की ज़रूरत पड़ेगा। क्लियर है? तो ये दोनों को आप ये वाला का स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन को रफ करना पड़ेगा, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाला गिवन डेटा वाला पोर्शन को मैं रफ डाउन कर लेता हूँ। होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ से हम आगे अपना को प्रोसीड करते हैं चीज़ को। ठीक है? तो अब देखिए, एक बार जब हम वेलोसिटी निकाल लिए और हमें इनिशियल प्रेशर पता है, क्लियर है, और प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बेंड सब एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि टेबल के ऊपर में, मतलब मान लीजिए कि अगर ये एक टेबल है तो एक पाइप इधर आ रहा है और दूसरा 60 डिग्री पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब अगर हम एलिवेशन का बात करें तो सब जो है वो ग्राउंड लेवल पे है। क्लियर है? या एक सेम लेवल पे इस तरीके से बेंड हो रहा है, तो मतलब कोई एलिवेशन है नहीं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होने वाला है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे बर्नौलिस इक्वेशन लगा के डायरेक्ट P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे बर्नौलिस इक्वेशन, कोई लॉस हो नहीं रहा है, तो मतलब हम बर्नौलिस इक्वेशन अप्लाई बर्नौलिस इक्वेशन तो क्या हो जाएगा हमारा, P1/ρ1g प्लस V1² 2g प्लस Z1 इक्वल टू हो जाएगा P2/ρg प्लस V2² 2g प्लस Z2। तो क्योंकि Z1 इक्वल टू Z2 है तो हमारा बर्नौलिस इक्वेशन हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे P1 देखिए, तो जो हमारा पाइप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो पाइप का जो एलिवेशन है वो सेम एलिवेशन पे रहने वाला है। मतलब कि अगर ये एक पाइप है इस तरीके से मूव हो रहा है तो इससे हम 60 डिग्री में डिफ्लेक्ट कर दिए हैं, मान लीजिए x से ये 60 डिग्री में इस डायरेक्शन में, बट एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट था। ये एलिवेशन इसका सेम ही है, मतलब हम अगर यहाँ पे चाहें तो Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा। तो हमारा अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, P1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 171.675 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81 प्लस वेलोसिटी V1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ पे 3.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 Z2 यहाँ पे क्लियर कैंसिल हो जाएगा। P2 अपॉन रोजी हमें निकालना है प्लस 12.39 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। तो जब अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P2 अपॉन रोजी की वैल्यू हमारा आ जाएगा, P2 अपॉन रोजी की वैल्यू आ जाएगा माइनस 171.675 9.81। तो यहाँ से हमारा जो है वो P2 अपॉन रोजी की वैल्यू आ रहा है 10.16 मीटर। तो यहाँ से हमारा जो P2 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो P2 की वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 99.66 किलो पास्कल। तो यहाँ से हमारा प्रेशर भी निकल गया और हमने ऑलरेडी वेलोसिटी की वैल्यू V1 की वैल्यू निकाल लिया हुआ है कितना 3.1 और V2 की वैल्यू निकाला हुआ है कितना 12.39। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा RX और RY निकल जाएगा। तो बस हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। तो 1 में हमारा P1 की वैल्यू कितना है 171.625, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको 171.625 इंटू 10⁻³ डिवाइड, सॉरी मैं उसको पुटअप करते जा रहा हूँ, ये वाला वैल्यू ना, इंटू एरिया कितना हो जाएगा हमारा π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, इनिशियल एरिया है तो 6 हो जाएगा, माइनस P2 जो कि अभी हमने निकाला है 99.66 इंटू 10⁻³ इंटू π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री, ये हो गया, माइनस RX जो कि निकालना है इक्वल टू रो 1000 इंटू 9.81 इंटू V2 cos 60, V2 हमने अभी निकाला है क्या 12.39 इंटू cos 60 डिग्री माइनस 3.1। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके RX की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितना है, और फिर और भी पुट कर लेते हैं ये वाला माइनस सेकेंड इक्वेशन के लिए P2 की वैल्यू कितना है 99.66 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री प्लस RY इक्वल टू 1000 इंटू 9.81 इंटू V2 कितना है 12.39 इंटू साइन 60 डिग्री। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा RY आएगा। तो देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, RX की वैल्यू जो है वो आएगा हमारा 42.3 किलो न्यूटन और RY की वैल्यू जो है वो आ रहा है 15.5 किलो न्यूटन।
मतलब जो हमने एजम्पशंस लिया हुआ है आर एक्स और आर वाई का वो सेम है। इसकी वैल्यू आ रही है कितना 42.3 किलो न्यूटन और आर वाई की वैल्यू है वो हमारा 15.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से अगर मैं रिजल्टेंट निकालूँ तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो इसमें हम लोग वैल्यू जब पुट कर देंगे 42.3 का स्क्वायर प्लस 15.2 का स्क्वायर तो हमारा आर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 45 किलो न्यूटन आ रहा है। क्लियर है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब ये थीटा या अल्फ़ा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 42.3 20.12 डिग्री। क्लियर है। तो ये डायरेक्शन आ जाएगा, इस डायरेक्शन में ये जो एंगल रहेगा वो कितना हो जाएगा 20.12 डिग्री एंगल रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैं समराइज़ करूं अगर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का, तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम में जो भी गिवन डेटा है वो निकालना है, कितना फोर्स लग रहा है उसके एजम्पशंस को यहाँ पे शो करना है। देन गिवन डेटा लिखिए, गिवन डेटा के बाद आप इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखिए। फिर इसी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में आप देखिए कि क्या क्या दिया है। अगर सारा वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके निकाल, या नहीं दिया है तो आपको प्रेशर या वेलोसिटी में जो भी नहीं दिया है उसको आप लोग पहले फाइंड आउट करिए, देन इक्वेशन में पुट करिए, वहाँ से आर एक्स आर वाई निकालिए, वहाँ से आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए और फिर एंगल निकाल लीजिए। यही दो चीज़ पूछने को मिलेगा। तो देखिए अगर और भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो वो कॉपी होगा इसी जस्ट न्यूमेरिकल का, यानी कि बस डेटा चेंज रहेगा। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत कम चांसेस है आने का, बट फिर भी अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक दो और न्यूमेरिकल हम लोग जब डाउट क्लासेस करेंगे या फिर रिवीजन वाली क्लासेस रहेंगे तो उसमें कर लेंगे। तो इस तरीके से ये टॉपिक में मेनली प्रिंसिपल याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल ये वाला देख लीजिए, पाइप बेंड के बारे में कैसे हमने एजम्पशंस लिया हुआ है कि इक्वेशन को कैसे इम्पल्स मोमेंटम पर लिखेंगे। तो अगर आप इतना अगर कर लेते हैं तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत कंप्लीट हो जाएगा। मेन बर्नौलिस थ्योरम पे याद रखिएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल है बर्नौलिस के ऊपर, वो कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन दोनों सेम लगता है। जो डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला है, कहीं एरिया दे देता है तो वेलोसिटी निकालना रहता है, कहीं वेलोसिटी दे रहता है तो एरिया निकालना है, या जो दोनों दे देगा तो डिस्चार्ज निकालना रहता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर यूनिट के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। और अब नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो वाटर फ्लोइंग पाइप है उसको देखेंगे। क्लियर है। बाकी और अगर कुछ डाउट्स रहता है तो आप लेक्चर देखिए और उसको सेंड करिए, और उसको हम लोग डाउट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखिए इंडिविजुअल अगर आप भेजेंगे और इंडिविजुअली बहुत हद तक बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है, तो आप भेजिए हमारे पास, उसको हम कलेक्ट करके और अच्छे से सारे डाउट को एक साथ उस पर्टिकुलर एक यूनिट लेंगे और उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वे है। तो टाइम कम बचा है तो आप उसको प्लीज़ मतलब पढ़ाई करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।